अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, आपका बायोलॉजी टीचर सलाउद्दीन। मैं आज अपने नेक्स्ट लेक्चर के साथ हाजिर हुआ हूँ। आज हम अपना जो अगला लेक्चर है, जो कि हमारा एक तसल्सल से एक चैप्टर चल रहा है 10th बायोलॉजी का, उसको आज हम डिस्कस करेंगे। पिछले लेक्चर में हमने जो इंसान और इसके माहौल का जो इस चैप्टर का टॉपिक था, जो कि था कार्बन साइकिल, उसको डिस्कस किया था। वो आपको याद है कि मैंने बताया था कि वो लॉन्ग के लिहाज से इंपॉर्टेंट है, शॉर्ट के लिहाज से भी इंपॉर्टेंट है। और आज जो हम नाइट्रोजन साइकिल को डिस्कस करेंगे, ये भी लॉन्ग के लिहाज से इंपॉर्टेंट है। और इसके अंदर जो बहुत सारी टर्म्स आई हुई हैं जो कि शॉर्ट के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट हैं, एमसीक्यूज के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आपने आज के इस टॉपिक को बहुत अच्छे तरीके से जो है वो समझने की कोशिश करनी है। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लाइक का बटन भी लाजमी दबाएं। तो आइए अपने टॉपिक की तरफ शुरू करते हैं बिना कोई देर किए। तो बात करते हैं नाइट्रोजन साइकिल की। नाइट्रोजन साइकिल क्या है, क्यों नाइट्रोजन साइकिल जानदारों के लिए जरूरी है, क्यों इस दुनिया के निज़ाम को बेहतर रखने के लिए नाइट्रोजन साइकिल जरूरी है, और सबसे बढ़कर जो पौधे हैं और एनिमल्स हैं, इनको नाइट्रोजन की क्यों जरूरत पड़ती है, इसको भी आज हम अपने इस टॉपिक के अंदर डिस्कस करेंगे। तो बेटा बात करते हैं कि नाइट्रोजन साइकिल जो कि एक चक्कर है बाकायदा, कैसे कि ये जो नाइट्रोजन होती है ये हमारी फिजा के अंदर तकरीबन 64% होती है। बाकी गैसों से मतलब ज्यादा मिकदार में जो है वो यहाँ पे फिजा में नाइट्रोजन गैस जो है वो पाई जाती है। अब यही नाइट्रोजन गैस फिर कहाँ जाती है बेटा, जानदारों में, और फिर जानदारों से दोबारा ये फिजा में आ जाती है। ये जो आपको एक साइकिल नजर आ रहा है, इसको हम क्या कहते हैं बेटा, नाइट्रोजन साइकिल कहते हैं। तो फिजा से जानदारों में, जानदारों से फिजा में आने के लिए ये जिन मराहल से गुजरती है, उन मराहल को आज के इस टॉपिक में हम डिस्कस करेंगे बेटा। अब पहले सबसे पहले बात करते हैं बेटा कि जो एनिमल्स होते हैं, जो जानदार होते हैं, ठीक है बेटा, लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं, लिविंग ऑर्गेनिजम्स, ये जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं, आपको पता है ये डीएनए और आरएनए से मिलकर बने होते हैं। अब ये जो डीएनए और आरएनए है, इनका बुनियादी जुज़्व जो है बेटा, वो क्या होती है बेटा, नाइट्रोजन होती है। यही वजह है कि तमाम लिविंग ऑर्गेनिज्म को अपने जिस्म के जो हिस्से होते हैं, जो मखसूस प्रोटीन्स होती हैं या मुख्तलिफ केमिकल तामुलात होते हैं, उनको सर अंजाम देने के लिए उन्हें नाइट्रोजन की जरूरत पड़ती है। अब यहाँ पे फिर सवाल पैदा ये होता है कि जो पौधे हैं या एनिमल्स हैं, वो फिर किस तरीके से इस नाइट्रोजन को अपने जिस्म के अंदर लेकर जाते हैं। यही वाली बात जो है वो हम बेटा डिस्कस करेंगे। अब होता क्या है, होता ये बेटा कि नाइट्रोजन को अपने जिस्म में लेकर आने के लिए जो जानदार होते हैं, हमारी फिजा के अंदर जो नाइट्रोजन है वो इस नाइट्रोजन गैस की हालत में होती है। हमारे जो पौधे हैं या लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं, मतलब एनिमल्स हैं, वो डायरेक्ट इस नाइट्रोजन को अपने जिस्म में लेकर नहीं जाते, बल्कि उन्हें नाइट्रेट्स की सूरत में अगर वो नाइट्रोजन मिलेगी तो वो अपने जिस्म में लेकर जा सकते हैं, अदरवाइज वो अपने जिस्म में लेकर नहीं जा सकते। इसलिए इस नाइट्रोजन को नाइट्रेट्स में तब्दील करना बेटा क्या होता है, जरूरी होता है। इसके लिए बेटा नाइट्रेट्स की तैयारी की जाती है, उसके जो है मुख्तलिफ मराहल हैं, वो अभी हम डिस्कस करेंगे। बात करते हैं बेटा सबसे पहले, हाँ एक चीज मैं आपको बता दूं, एक है नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया, शायद नजर ना आ रहा आपको लेकिन मैं बता रहा हूं, फाइंग बैक्टीरिया। ये जो बैक्टीरिया है बेटा, इनके अंदर ये सलाहियत होती है कि ये फिजा की नाइट्रोजन को बराह रास्त अपने लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। सिर्फ ये वो जानदार हैं, जो तो बाकी कोई भी जानदार ऐसे नहीं है जो फिजा की नाइट्रोजन को बराह रास्त इस्तेमाल कर सकें। अब नाइट्रेट्स की तैयारी करने के लिए बेटा क्या किया जाता है, इसके लिए मुख्तलिफ मराहल हैं। कौन कौन से मराहल हैं बेटा, उसमें किया जाता है कि नाइट्रेट्स की तैयारी के लिए एक अमल है जिसे हम नाइट्रोजन फिक्सेशन कहते हैं बेटा, फिर है अमोनिफिकेशन, फिर है नाइट्रिफिकेशन। सबसे पहले बेटा हम नाइट्रोजन फिक्सेशन की बात करते हैं बेटा। नाइट्रोजन फिक्सेशन में बेटा बहुत सारे ऐसे तरीकेकार होते हैं कि जिसमें हम फिजा की नाइट्रोजन को इस्तेमाल करते हैं। उसमें होता क्या है बेटा कि बाज़ जगहों पर जो है
वो बैक्टीरिया को इस्तेमाल किया जाता है, बाज़ जगहों पर सनती मसनूई तौर पर, और बाज़ जगहों पर बेटा होता ये है कि आपने अक्सर देखा होगा, जैसे मैंने आपको बताया कि ना फिजा के अंदर 64% जो है वो नाइट्रोजन है। अब होता ये है कि बेटा जब ये फिजा में जब ये बादल आते हैं और उसके बाद, अच्छा आपने ये सुना होगा, मैंने तो सुना है, अपने अब्बू जी से भी सुना है कि जो किसान होते हैं वो कहते हैं कि जो बारिश आती है ना, जब एक फसल को पानी की जरूरत हो तो उस टाइम अगर बारिश आ जाए तो वो कहते हैं कि एक तो फसल को पानी मिल गया, दूसरा फसल को खाद भी मिल गई। और फिर मैं ये सोचा था कि ये कैसे कह रहे हैं, मैंने कहा अबू ऐसा क्यों है कि आप क्यों ऐसा कह रहे हैं कि हमने खाद तो दी नहीं है पौधों को, तो फिर एक बारिश के पानी से कैसे पौधों को खाद मिल गई। तो खैर उन्होंने मुझे एक, देखे ना अब जो किसान होते हैं ना उनको ये बात पता है कि ये एक किस्म की खाद है, लेकिन कैसे वो बारिश एक खाद के तौर पर काम करती है ये वाली बात अभी मैं आपको समझाता हूँ। होता ये बेटा कि हमारे फिजा के अंदर जो ये 64% नाइट्रोजन होती है, जब बारिश बनती है, जब बादल गरजते हैं तो उसमें से जो बिजली का कड़कना होता है, बिजली पैदा होती है, तो वहां से जो फिजा की नाइट्रोजन होती है वो उस बिजली के उस मतलब अमल की वजह से वो फिजा की नाइट्रोजन जो होती है वो नाइट्रस एसिड और नाइट्रिक एसिड में तब्दील हो जाती है बेटा। फिर जब ये तब्दील हो जाती है तो उसके बाद यही नाइट्रिक एसिड और नाइट्रिक एसिड फिर एक और शक्ल में तोड़ जाते हैं, हम नाइट्रेट्स कहते हैं बेटा। अब यही जो नाइट्रेट्स हैं, ये जो बादलों में पानी होता है या दूसरे लफ्ज़ में जब बारिश के कतरे फिजा से नीचे आते हैं तो यही नाइट्रेट्स उन बारिश के कतरों के साथ जो है वो मिक्स हो जाती है। तो फिर बारिश के कतरे जो होते हैं वो उसी फिजा में मौजूद नाइट्रेट्स को नीचे लेके आते हैं, और जब वही बारिश का पानी फसलों पर गिरता है तो एक किस्म का पानी भी मिल रहा है और खाद भी मिल रही है। तो बारिश जो होती है वो उस टाइम जब फसल को पानी और खाद की अशद जरूरत हो और उस टाइम बारिश हो जाए तो किसान खुश हो जाते हैं कि हमारी फसल को अब खाद भी मिल गई है और पानी भी मिल गया बेटा। तो एक तरीका ये है फिजा की नाइट्रोजन को फिक्स करने का। एक और तरीका बेटा है जिसमें हम बैक्टीरिया को इस्तेमाल करते हैं। अब होता क्या है बेटा, मैंने वो कहा था कि नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया हैं, ये मैंने कहा था क्या है बेटा, नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया हैं। अब ये जो नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया हैं बेटा, इनका काम ये होता है कि इनके अंदर ये सलाहियत होती है कि ये फिजा की नाइट्रोजन को फिक्स कर सकते हैं, और ये फिजा की नाइट्रोजन को फिक्स करके इन्हीं नाइट्रेट्स और नाइट्रेट्स में तब्दील कर देते हैं, और वही नाइट्रेट्स जो होते हैं वो फिर पौधे इस्तेमाल करते हैं। अब होता क्या बेटा, यही जो नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया हैं ये पौधों की जड़ों में पाए जाते हैं। अब ये एक म्यूचुअलिज्म हो रहा है, ये एक ताल्लुक बन रहा है, इसमें पौधे बैक्टीरिया को फायदा देते हैं और बैक्टीरिया जो होते हैं वो पौधों को फायदा देते हैं, इसमें दोनों को फायदा हो रहा है। जो म्यूचुअलिज्म है, आगे वो टॉपिक आएगा उसमें ये बात आपको मैं पढ़ाऊंगा। तो फिर ये बैक्टीरिया फिजा की नाइट्रोजन को फिक्स करके पौधों को दे देते हैं, जिसकी वजह से पौधों में ये नाइट्रेट्स की कमी जो होती है वो पूरी हो जाती है। यानी प्रोटीन बनाने के लिए, डीएनए और आरएनए बनाने के लिए जो नाइट्रोजन चाहिए पौधों को वो ये बैक्टीरिया दे देते हैं। और ये जो नाइट्रोजन फिक्सेशन हो रही है इसको हम बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन भी कहते हैं। क्यों कहते हैं बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन? क्योंकि इसके अंदर बैक्टीरिया इन्वॉल्व है। इधर इसको ये जो हमने नाइट्रोजन को फिक्स किया इसको हम क्या कहते हैं, फिजाई नाइट्रोजन फिक्सेशन, क्योंकि फिजा के अंदर ये नाइट्रोजन को फिक्स किया गया है। इधर जो है वो जड़ों में मौजूद बैक्टीरिया इन्वॉल्व है, एक जानदार इन्वॉल्व है, इस वजह से इसको हम फिर क्या कहते हैं, बायोलॉजिकल नाइट्रिफिकेशन या बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन कहते हैं। फिर एक और तरीका है जो हमारे यहाँ पाकिस्तान में और दुनिया में ज्यादा इस्तेमाल किया जा रहा है, वो है बेटा सनती नाइट्रोजन फिक्सेशन। सनती नाइट्रोजन फिक्सेशन बेटा क्या होती है, इसमें ये होता है कि बहुत बड़े बड़े फैक्ट्री में एक बड़े प्लांट होते हैं, उसके अंदर फिजा की नाइट्रोजन को फिक्स करने के लिए बहुत बड़े दबाव पर हाइड्रोजन के साथ मिक्स किया जाता है। तो वो जो हाइड्रोजन होती है
जब नाइट्रोजन के साथ मिक्स होती है तो वो अमोनिया बनाते हैं और अमोनिया को फिर अमोनियम नाइट्रेट में तब्दील कर देते हैं। अब आपको बेटा पता है कि अमोनियम नाइट्रेट जो है वो एक खाद है, और अक्सर आप देखें कि किसानों के घर ये जो खाद के बड़े बड़े थैले पड़े होते हैं या खाद आई होती है, उस थैले के ऊपर लिखा होता है अमोनियम नाइट्रेट। ये वो अमोनियम नाइट्रेट होती है बेटा जो मसनूई तौर पर फैक्ट्रियों के अंदर तैयार की जाती है, और उसे हम सनती नाइट्रोजन फिक्सेशन भी कहते हैं बेटा, याद रखना। तो नाइट्रोजन फिक्सेशन को 3 तरीकों से फिक्स किया जा सकता है, फिदाई नाइट्रोजन फिक्सेशन के जरिए, बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन के जरिए और सनती नाइट्रोजन फिक्सेशन के जरिए। बेटा जो फिदा की नाइट्रोजन होती है उसको फिक्स किया जाता है और उसको क्या करते हैं बेटा, पौधे इस्तेमाल करते हैं। ठीक है बेटा, उसके बाद बेटा आ जाता है अमोनिफिकेशन। बेटा अमोनिफिकेशन में ये होता है कि अगर हम बात करें कि जब ये लिविंग ऑर्गेनिज्म मर जाते हैं, जैसा कि एनिमल्स हैं और इंसान भी हैं, इनमें होता ये है कि बेटा उनके अंदर यूरिया या यूरिक एसिड जो होता है वो भी उसको तोड़ा जाता है। तो उसमें से जो नाइट्रोजन जो उनके साथ जुड़ी हुई होती है, उनके टिश्यूज के साथ, उनकी प्रोटीन के साथ, जब उसको तोड़ा जाता है उस प्रोटीन को, तो उसमें से अमोनिया रिलीज होती है। तो जब वो अमोनिया रिलीज होती है तो उस अमल को हम क्या कहते हैं बेटा, अमोनिफिकेशन कहते हैं। और वो जो मुर्दा आसाम के अंदर जो प्रोटीन होती है उसको तोड़ते हैं, जो बैक्टीरिया तोड़ते हैं बेटा, उन्हें हम कहते हैं अमोनिफाइंग बैक्टीरिया। यानी अमोनिफिकेशन करने में जिन बैक्टीरिया का किरदार होता है उन्हें हम अमोनिफाइंग बैक्टीरिया कहते हैं। ठीक है बेटा, तो यहाँ पे ये समझ लें कि अमोनिया आती कहां से है। अमोनिया आती है जब इंसान या कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म मर जाता है, तो आप देखते हैं कि उनकी बॉडी डीकंपोज होना शुरू हो जाती है, उनकी बॉडी टूटना शुरू हो जाती है, और फिर आप देखिए एक स्मेल सी पैदा होना शुरू हो जाती है। वो क्या होता है, दरअसल यही बैक्टीरिया होते हैं जो कि उनके टिश्यूज पर अमल कर रहे होते हैं, और जिससे उनकी प्रोटीन डाइजेस्ट होती है, उसमें से फिर नाइट्रोजन गैस जो होती है वो अमोनिया की सूरत में नाइट्रोजन निकलती है, और इस अमल को अमोनिफिकेशन कहते हैं। और इसको जो बैक्टीरिया सरअंजाम दे रहे होते हैं उन्हें हम अमोनिफाइंग बैक्टीरिया कहते हैं। फिर ये जो अमोनिया बनती है बेटा, इसी अमोनिया को फिर एक नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया होते हैं बेटा, नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया। ये जो नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया हैं, ये उस अमोनिया को नाइट्राइड्स और नाइट्रेट्स में तब्दील कर देते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं बेटा, नाइट्रीफिकेशन कहते हैं बेटा। और ये वाली जो नाइट्रेट्स और नाइट्राइड्स होते हैं, ये भी पौधे जो हैं वो उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। ये बात मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि ये जो लिविंग ऑर्गेनिज्म को जब मुर्दा अजसाम को जब तोड़फोड़ किया जाता है, तो ये एक बेहतरीन खाद होती है पौधों के लिए। क्यों? क्योंकि उनकी इस तोड़फोड़ की वजह से नाइट्रिक एसिड, नाइट्राइड्स और नाइट्रेट्स बनते हैं, जो पौधों की ग्रोथ के लिए बहुत ही जरूरी होते हैं। तो बेटा ये थी अमोनिफिकेशन और नाइट्रिफिकेशन। उसके बाद बेटा आ जाता है एसिमिलेशन। एसिमिलेशन को मैं अपने स्टूडेंट को समझने के लिए कहता हूं कि आपने ध्यान रखने का इस्तेमाल करना। तो एसिमिलेशन में जो भी चीज, मतलब जो समझ लीजिए हमने अभी खाना पकाया है और हमने उसको क्या करना है, इस्तेमाल करना है या खाना है, उसके लिए बेटा क्या होता है, एसिमिलेशन होती है। एसिमिलेशन में जो भी नाइट्रेट्स और नाइट्राइड्स वगैरह बनते हैं, पौधे उसको इस्तेमाल करते हैं। क्या पौधे और जानवर उसको क्या कहते हैं, प्रोटीन तैयार करने के लिए उसको पौधे इस्तेमाल करते हैं। अब फिर चलो पौधों ने तो ले लिया नाइट्रेट्स और नाइट्रेट्स की सूरत में, खाद की सूरत में पौधों ने तो ये ले ली नाइट्रोजन, लेकिन फिर जानवर कहां से लेते हैं कि जानवर जब जैसे कि हर्बीवोर्स हो गए, तो जानवर जब पौधों को खाते हैं तो जो नाइट्रेट्स या जो भी नाइट्रोजन चाहिए होती है वो पौधों से फिर किनको मिल जाती है, जानवरों को भी मिल जाती है। और जानवर जो होते हैं वो अपने जिस्म के हिस्सों को बनाने के लिए इसी पौधे में मौजूद नाइट्रोजन के जो हासिल होती है उसको क्या करते हैं बेटा, इस्तेमाल करते हैं। अब ये तो हुआ कि हमने नाइट्रोजन को कैसे पकड़ना है, फिक्स करना है। अब साइकिल अभी कंप्लीट नहीं हुआ, साइकिल अभी यहां तक पहुंचा है, यहां से यहां तक पहुंचा, अभी हमें साइकिल को यहां तक ले जाना है। तो फिर अब जब जानदार हैं इनके अंदर फिर जब ये नाइट्रोजन होती है तो फिर ये दोबारा फिजा में कैसे जाती है। तो देखें बेटा, जब इसको पौधे हो गए या एनिमल्स हो गए, जब ये मरते हैं तो इनकी मुर्दा अजसाम की तोड़फोड़ करने के बाद एक बैक्टीरिया होते हैं जो उनकी तोड़फोड़ करते हैं, हम डीनाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया कहते हैं बेटा। ये जो डीनाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया होते हैं ये रिडक्शन करते हैं किसकी, जो हमारे जिस्म के अंदर अमोनिया वगैरह पाई जाती है उसकी रिडक्शन करते हैं। रिडक्शन करने के बाद
जो गैस होती है, नाइट्रोजन गैस होती है, वो फिजा के अंदर दोबारा चली जाती है। तो इस अमल को हम डीनाइट्रिफिकेशन कहते हैं, और ये जो बैक्टीरिया अमल सर अंजाम दे रहे होते हैं उन्हें हम डीनाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया कहते हैं बेटा। अब आपको मैंने इस टॉपिक में पहले ही बता दिया था कि ये शॉर्ट के लिहाज से इंपॉर्टेंट है, एमसीक्यूज के लिहाज से इंपॉर्टेंट है, और लॉन्ग के लिहाज से तो ये वैसे इंपॉर्टेंट है। और डायग्राम आपकी किताब के अंदर तैयारी की, उसमें आपने उस डायग्राम को लाजमी फॉलो करना है बेटा। तो यहां तक हमारा जो नाइट्रोजन साइकिल है वो बेटा क्या हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है। आगे जब आपके बुक में चलते हैं तो आगे बहुत से टॉपिक आते हैं, उसमें सबसे पहले आ जाता है कि इकोसिस्टम के तामुलात बेटा। अब देखें बेटा, इकोसिस्टम में बहुत सारे जानदार पाए जाते हैं। अब जितने भी इस दुनिया में जानदार पाए जाते हैं उनका आपस में ताल्लुक है, आपस में उनका रिलेशन बनता है। तो उस रिलेशन की दो अक़साम बनती हैं, एक रिलेशन बनता है इंट्रास्पेसिफिक और एक होता है इंटरस्पेसिफिक। अब बेटा इंट्रास्पेसिफिक रिलेशन की अगर हम बात करें तो ये वो रिलेशन है कि जिसमें एक ही स्पीशीज के जानदारों के दरमियान का जो ताल्लुक होता है, मतलब जैसे इंसानों का इंसानों से ताल्लुक, इस तरीके से जैसे कुत्ते का कुत्ते के ताल्लुक, गधे का गधे से ताल्लुक, यानी जो एक ही स्पीशीज के जानदार होंगे उनके दरमियान जो ताल्लुक होगा उसको हम इंट्रास्पेसिफिक तामुलात कहेंगे या तामुल कहेंगे। लेकिन बाज़ औक़ात क्या वैसे होता ही ऐसे है कि अक्सर जो ताल्लुक होते हैं वो हम एक स्पीशीज का दूसरी स्पीशीज के जानदारों के साथ भी होता है। जब देखिए इंसान जो होता है वो पौधों पर इंहिसार करता है, जानवर पर इंहिसार करता है, इस तरह के जानवर भी दूसरे जानवरों पर इंहिसार करते हैं। तो जब एक ही जब मुख्तलिफ तरह की स्पीशीज का आपस में कोई ताल्लुक होगा तो उसे हम इंटरस्पेसिफिक ताल्लुक कहेंगे। और जब भूल तो नहीं रहा हूं, नहीं देखें फिर से रिपीट करता हूं, इंट्रास्पेसिफिक में ये होता है कि जब एक ही स्पीशीज के जानदारों के दरमियान ताल्लुक होगा तो उसे हम इंट्रास्पेसिफिक कहेंगे, जैसे बकरी का बकरी के साथ ताल्लुक होता है। लेकिन जब हम बात करेंगे कि मुख्तलिफ स्पीशीज का आपस में जब ताल्लुक होगा तो उसे हम इंट्रास्पेसिफिक ताल्लुक कहेंगे, जैसा कि शेर जो है वो हिरन का शिकार करता है बेटा। तो इसकी मजीद आगे अक़साम है, वो अगले लेक्चर में डिस्कस करूंगा। उम्मीद करता हूं आपको ये पूरा टॉपिक जो है वो समझ आ गया होगा। किसी पॉइंट पर अगर कोई कंफ्यूजन हो तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं और व्हाट्सएप पे मुझसे रब्ता कर सकते हैं। शुक्रिया बेटा, अल्लाह हाफिज।